तो आज मैं लेकर आया हूं सब्जेक्टिव का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप आर्ट्स लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं या साइंस लिए हैं, आपके लिए दोस्तों ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी दोस्तों आपको समझ में आएगा कि आखिर हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। ठीक है, चलिए सर। मेरे दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रिया क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों आर्थिक क्रिया के बारे में। क्या रसगुल्ला? सबसे पहला दोस्तों मैं आपको आर्थिक क्रिया के बारे में अगर बात करूं तो मेरे दोस्तों आर्थिक क्रिया का मतलब होता है क्या? धन अर्जित करना। क्या मेरे भाई? आर्थिक क्रिया का मतलब होता है क्या? धन अर्जित करना। क्या रसगुल्ला? फिर से बोलिए सर। धन अर्जित करना। क्या मेरे भाई? धन अर्जित करना। क्या होता है सर हमारा? धन अर्जित करना भाई। ठीक है, आर्थिक क्रिया का मतलब सीधा सीधा याद रखिएगा मेरे भाई, क्या? धन अर्जित करना। क्या? पैसा कमाना। ठीक है भाई, चलिए सर आइए सर बात करते हैं टॉपिक पे सर कि आर्थिक क्रिया वह गतिविधि है। आर्थिक क्रिया वह गतिविधि है। क्या मेरे भाई? आर्थिक क्रिया वह गतिविधि है जिसका उद्देश्य धन कमाना या आय अर्जित करना होता है। धन कमाना या आय अर्जित करना होता है। क्या मेरे भाई? धन कमाना या आय अर्जित करना होता है। इसमें उत्पादन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और उपभोग मतलब कंजप्शन जैसी गतिविधियां शामिल है जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करती है। याद रखिए दोस्तों, मनुष्य की आवश्यकता को जो पूरा करती है उसी को दोस्तों हम लोग एक तरह का बोल सकते हैं भाई, क्या? आर्थिक क्रिया। क्या मेरे भाई? आर्थिक क्रिया। मनुष्य की सारी आवश्यकताएं दोस्तों पूरा हो सकती है क्या? वो हमारा धन से, जो हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले हैं भाई। ठीक है, देखिए भाई आर्थिक उदाहरण, आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण की अगर बात करें, खेती करना, नौकरी करना, व्यापार करना, इन सब के माध्यम से दोस्तों हम लोगों को आसानी से दोस्तों क्या मिल जाती है भाई? धन मिल जाता है। क्या मेरे भाई? धन मिल जाता है। जब हमें आसानी से धन मिल जाता है तो दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं क्या भाई? तो बताएंगे सर हम लोग का आर्थिक क्रिया। नहीं समझ में आया मेरे भाई? एक बार फिर से समझिएगा मस्त तरीके से भाई। क्या मेरे भाई? एक बार फिर से समझिए मेरे दोस्तों, क्या मस्त तरीके से एक बार फिर से बता रहा हूँ, सुनिएगा मेरे भाई। ठीक है, कि आर्थिक क्रिया वह गतिविधि है। क्या बोल रहा है भाई? आर्थिक क्रिया वह गतिविधि है जिसका उद्देश्य धन कमाना या आय अर्जित करना होता है। धन कमाना या आय अर्जित करना होता है। क्या भाई? धन कमाना या आय अर्जित करना होता है। इसमें उत्पादन, वितरण और उपभोग जैसी गतिविधि शामिल है। आर्थिक क्रिया वह गतिविधि है जिसका उद्देश्य पैसा कमाना। बस इतना याद रखिएगा, फंडा खत्म। ठीक है, याद रखिए इसमें उत्पादन, वितरण और उपभोग जैसी गतिविधि शामिल है जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करती है। जो दोस्तों मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करती है, जैसे दोस्तों खेती करना, नौकरी करना, व्यापार करना, ये हमारा क्या है मेरे भाई? आर्थिक गतिविधि है मेरे भाई। क्या कहता था सर? ये आर्थिक क्रिया है भाई। दूसरा क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन का अर्थ क्या है भाई? उपभोग। देखिए दोस्तों, उपभोक्ता का मतलब होता है कि हम लोग कोई भी सामान खरीद के लाएं, हम लोग उपभोक्ता कहलाएंगे भाई। क्या कहलाएंगे भाई? कोई भी सामान को हम लोग खरीद के लाएं तो हम लोग क्या कहलाएंगे दादा रे? तो बताएंगे उपभोग कहलाएंगे। क्या सर? उपभोक्ता कहलाएंगे भाई। ठीक है, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपने चयन को वर्तमान परिस्थिति में सबसे अच्छा मानता है और वह अपने व्यवहार में तब तक कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता है जब तक कि वर्तमान परिस्थिति में ही परिवर्तन ना हो जाए। कहता है दोस्तों एक हमारा जो है उपभोक्ता संतुलन वो अच्छा होता है दोस्तों जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपने सारे जरूरतों को दोस्तों परिवर्तन करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, आज अगर दोस्तों हमारे 2025 में अगर दोस्तों गुड़ का अगर चाय बेचा जा रहा है और दोस्तों 2026 में अगर गुड़ के जगह चीनी का चाय बेचा जा रहा है और 2026 में जाने के बावजूद भी अगर हम दोस्तों गुड़ का ही चाय पिए तो हम उपभोक्ता संतुलन नहीं है। उपभोक्ता संतुलन वो है मेरे दोस्तों जो समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। क्या रसगुल्ला? समय के साथ साथ क्या होता है भाई? परिवर्तन होता है भाई। ठीक है, तो एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपने चयन को वर्तमान परिस्थिति में सबसे अच्छा मानता है। जब वह अपने चयन को, अपना चयन, मुझे जो खरीदने का मन करे सो हम खरीदे, वो है ना, वही कह रहा है कि जब वह अपने चयन को वर्तमान परिस्थिति में
सबसे अच्छा मानता है और वो अपने व्यवहार में तब तक कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता है जब तक कि वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन ना हो जाए। 2 मार्क्स का आएगा भाई, 1 मार्क्स का नहीं भाई, 2 मार्क्स का आएगा, इसलिए ध्यान से सुना कीजिए भाई, ठीक है। अगला पॉइंट पाते सर, कुल आगम, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा। क्या पूछ रहा है भाई, ध्यान से देखिएगा। कुल आगम है ना, और औसत आगम और हमारा सीमांत आगम से क्या तात्पर्य है ना भाई। कुल आगम टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, याद रखिएगा दोस्तों, से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे हमको बताते हैं ना भाई, कुल उत्पाद बताए थे ना, है ना भाई, सीमांत उपयोगिता है ना भाई, सीमांत उपयोगिता बताए थे ना। इसी तरह से मेरे दोस्तों हमारा कुल आगम, औसत आगम और दोस्तों हमारा आता है क्या, तो दोस्तों बताएंगे सर हमारा सीमांत आगम, ठीक है। आइए सर एक एक करके बात करते सुनिएगा। कुल आगम किसी फर्म का कुल आगम वस्तु की एक इकाई कीमत तथा कुल बिक्री की गई इकाई के गुणनफल द्वारा प्राप्त होती है। मेरे दोस्तों मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, इसे बेहतर तरीके से समझाता हूं, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके पेपर में नंबरिकल का क्वेश्चन आता है भाई, इसी से रिलेटेड आपके पेपर में नंबरिकल का क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, इसलिए आप लोग इसे थोड़ा समझिए मेरे भाई। सबसे पहले मेरे दोस्तों याद रखिएगा, कुल आगम किसी फॉर्म का कुल आगम वस्तु की एक इकाई कीमत तथा कुल बिक्री की गई इकाइयों के गुणनफल द्वारा प्राप्त किया जाता है। कुल आगम बराबर बिक्री की गई इकाई प्रति इकाई का मूल्य। समझिए मेरे भाई, मैं आपको सबसे पहले साधारण भाषा में समझता हूं दोस्तों, समझाता हूं, आप लोग समझने की प्रयास कीजिएगा भाई, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेरा एक फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में दोस्तों मैंने 5 रुपया का बटर बिस्कुट का निर्माण करवाया। कितना मेरे भाई, 5 रुपया का बटर बिस्कुट का निर्माण करवाया। मैं टोटल कितना निर्माण करवाया सर हमारा, तो बताएंगे सर टोटल मैंने, याद रखिए दोस्तों, 70 पीस का निर्माण करवाया। कितना पीस का मेरे भाई, 70 पीस का निर्माण करवाया। एक पीस का कितना दाम था सर, 5 रुपया। तो हमारा टोटल आगम कितना होगा सर हमारा, 350 रुपया। कितना हो जाएगा सर हमारा, 350 रुपया। वही कह रहा है सर बिक्री की गई, बिक्री कितना बिक्री किया सर हमने, 70। एगो का दाम कितना था मेरे भाई, 5 रुपया। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा लाडला, 350। इतना भाई बोले ना, 350। समझ रहे बात को, वही कह रहा है। ध्यान से देखिए, एक बार फिर से बता रहा, बहुत धीरे बता रहा भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। कि कुल आगम किसे कहते हैं भाई, कुल आगम किसे कहते हैं, किसी फर्म का कुल आगम वस्तु की एक इकाई कीमत, वस्तु की एक इकाई अभी 5 रुपया था, कुल बिक्री अभी 70 को बेचे थे बटर बिस्किट, तो कुल बिक्री की गई इकाई के गुणनफल द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों। तो हमारा क्या हो गया भाई, बताएंगे सर फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्या मेरे भाई, क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्या बताएंगे सर, क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है भाई। चलिए सर, अब आता है सर हमारा औसत वाला, औसत आगम। देखिए दोस्तों बहुत आसान है भाई, और ये तीनों फॉर्मूला याद रखिए, मैं तीनों फॉर्मूला एक जगह लिख दूंगा भाई, ठीक है। कि औसत आगम उत्पादन की प्राप्ति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आगम औसत आगम होता है भाई। क्या हुआ सर, नहीं समझ में आया, एक बार मेरे दोस्तों समझिए। जैसे दोस्तों समझिएगा मेरे, ए भाई थोड़ा समझने की प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, टोटल मेरे दोस्तों मैंने 70 बिस्किट का निर्माण करवाया, और निर्माण करवाने के बाद मेरे दोस्तों मैंने बेचा, तो मुझे प्राप्त हुआ कितना, 350 रुपया। कितना प्राप्त हुआ मेरे भाई, तो 350 रुपया। फिर से बोलिए सर, कितना प्राप्त हुआ मेरे भाई, 350 रुपया। फिर से बोलिए भाई, कितना रुपया प्राप्त हुआ सर, 350 रुपया, है ना दादा, बुझल पा रहे ना रे। तो मेरे दोस्तों जब मैंने 70 सामान को निर्माण करवाया, कितना भाई, 70 सामान को मैंने निर्माण करवाया, और जब मैंने इन 70 सामान को बेचा तो मुझे मिला कितना, 350 रुपया। तो सर अगर आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज रेवेन्यू कितना है सर, तो मैं बोलूंगा सर कुल आगम कितना है सर हमारा, 350। और मेरे दोस्तों हमारा बिक्री की गई कुल इकाई कितना था सर, 70। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मेरा भाई हर एक बिस्किट का दाम 5 रुपया था, हर एक बिस्किट का दाम 5 रुपया था। क्या बुलाएंगे सर, हर एक बिस्किट का दाम 5 रुपया। कितना भाई, हर एक वो बिस्किट का दाम 5 रुपया था भाई, ठीक है। यहाँ पे वही कह रहा था दोस्तों, आपसे समझेगा। औसत आगम उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आगम
औसत आगम होता है। और ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि हमारा एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू, याद रखिएगा, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, चलिए सर अगला पॉइंट पे आते सर। अब आते सर अगला पॉइंट पे, ध्यान से देखिए मेरे भाई। मार्जिनल रेवेन्यू दोस्तों थोड़ा सा अलग है उन सबसे, क्या भाई, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे। सीमांत आगम, तीसरा पॉइंट, सीमांत आगम उत्पादक को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के किसी से प्राप्त आगम को सीमांत आगम कहते हैं। ये आपको दोस्तों याद करना होगा भाई, ये मैं पहले बताना चाहूंगा भाई। ठीक है, ये आपको क्या करना होगा भाई, पहले आपको बताना चाहूंगा। ध्यान से देखिए मेरे भाई, जैसे एग्जांपल दे रहे दोस्तों, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, 7 है, 8 है, चलिए भाई 4 है, 6 है, 10 है, या दोस्तों यहाँ पे कुछ भी डिजिट ले लीजिए आप, मान के चलिए 8 है, मान के चलिए दोस्तों 12 है, आपको जो मन में लग रहा है। ठीक है, इसे कैसे निकालेंगे मेरे भाई, 4। अब जो जैसे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है भाई ना, इसको इससे घटाया जाता है तो कितना हो गया 2, इसको इससे घटाएंगे तो कितना हो गया 2, मतलब ऐसा 2 2 आ रहा है ना भाई, तो ऐसा नहीं होता है, सब 2 2 नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, पहले 6 को था, हो गया 8 को, तो 2 एक्स्ट्रा क्या हो गया भाई, 2 एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स्ट्रा को ही दोस्तों हम लोग बोलते हैं भाई मार्जिनल, एक्स्ट्रा को ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मार्जिनल, याद रखेगा। सीमांत आगम उत्पाद को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की किसी बिक्री से प्राप्त आगम को सीमांत आगम कहते हैं। क्या कहते हैं रसगुल्ला, सीमांत आगम कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, आइए सर, सीमांत आगम का फॉर्मूला थोड़ा टेढ़ा है भाई, हाँ हाँ दादा टेढ़ा है। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एन इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एन माइनस टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1। इससे दोस्तों आप लोग प्लीज आप लोग याद रख लीजिए भाई, हाँ भाई आप लोग इसे याद रखिए, 3 को फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो आपका पेपर में 100% छप रहा है भाई, ये फॉर्मूला तो 100% ऑब्जेक्टिव में बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में तो 1 मार्क्स ये तो कंफर्म है कि आपके पेपर में आएगा भाई। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। बाजार को परिभाषित करें। सबसे पहले तो ये आपको आंसर नहीं लिखना भाई, मैं जैसे बता रहा हूँ दोस्तों आपको वैसा लिखना भाई। बाजार किसे कहते हैं दोस्तों, देखिए बाजार कहते हैं साधारण परिभाषा बोलते हैं, सुनिए, बाजार उस स्थान को कहा जाता है जहां पे बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, साथ ही साथ सामान को खरीदने और बेचते समय जब क्रेता और विक्रेता किसी एक मूल्य पर संतुष्ट हो जाते हैं तो उसे हम लोग बाजार कहते हैं। कभी मत बोलिएगा कि जहां सामान बेचता है उसे बाजार बोलते हैं, कभी मत बोलिएगा, पाप लगेगा। समझ रहे, एकदम साधारण भाषा में समझिए। बाजार उस स्थान को कहा जाता है, बाजार उस स्थान को कहा जाता है जहां पे बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। जब कोई विक्रेता और क्रेता किसी वस्तु के मूल्य पर संतुष्ट हो जाते हैं क्रय और विक्रय करते समय तो उसे हम लोग बाजार कहते हैं भाई। एकदम मेरे दोस्तों साधारण भाषा में बताया हूं, आप लोग याद रखिएगा। इसके बारे में दोस्तों आपको फिलहाल अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला, व्यापारिक बैंक के 2 कार्य बताइए। मेरे दोस्तों व्यापारिक बैंक का काम होता है, बहुत सारा काम होते हैं, शॉर्टकट में पूछा गया है। 2 मार्क्स का आएगा तो आपको इतना छोटा बताना है, 3 मार्क्स का आएगा तो मैं पिछला वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। व्यापारिक बैंक हो, केंद्रीय बैंक हो, ये तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, जमा स्वीकार करना, क्या मेरे भाई, जमा स्वीकार करना, क्या रसगुल्ला, जमा स्वीकार करना, क्या बोलेंगे सर, जमा स्वीकार करना, यानी दोस्तों पैसा जाकर जमा कर सकते हैं। ऋण देना, अगर आप जाएंगे बोलेंगे क्या व्यापारिक बैंक, क्या हुआ बोलो, व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक बोल रहे ना कि मुझे कुछ लोन चाहिए, कि आप मुझे दोगे, क्या करोगे, है ना, खेती बाड़ी करना है, लो 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 लो। तो मेरे दोस्तों छोटा मोटा वो ऋण हमें प्रदान करते हैं, जिससे दोस्तों हम अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकते हैं और अपने आप के आर्थिक स्थिति को मजबूत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यापारिक बैंक का 2 काम मेरे भाई क्या है, जमा स्वीकार करना, ऋण देना भाई, ठीक है। आइए सर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, खतरनाक, एकदम टपक रहा है बाबू, ए दादा एकदम ये क्वेश्चन तो होने के पेपर में टपक रहा है भाई। और ये फॉर्मूला से आपके एग्जाम में दोस्तों नंबरिकल का क्वेश्चन आएगा भाई, इस फॉर्मूला से मेरे भाई आपके पेपर में नंबरिकल का क्वेश्चन आएगा भाई, वो अभी भर भर के, क्या दादा, भर भर के आएगा भाई, याद रखिए, क्या मेरे भाई, भर भर के आएगा भाई, ठीक है। सुनिएगा, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति,
उपभोग में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन। उपभोग यानी कंजप्शन, कंजप्शन में होने वाले चेंजेस और इनकम में होने वाले चेंजेस के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी कंजप्शन कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा। इसी तरह से दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा आपका मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी सेविंग, एमपीएस, याद रखिएगा। इस समय बताना मेरे भाई, यही आपको लिखना है। थोड़ा समझिए मेरे भाई, एक तीर से डबल निशाना हो जाएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई। दोनों में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही आएगा भाई, इसलिए दोस्तों दोनों क्वेश्चन को समझिए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, यहाँ पे लिखा रहेगा सीमांत उपभोग बचत, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति नहीं, सीमांत बचत प्रवृत्ति, याद रखिए, थोड़ा समझिए मेरे भाई। सीमांत बचत, बचत प्रवृत्ति, ठीक है भाई, समझिएगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे वही लिखना है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन, उपभोग में होने वाला परिवर्तन बट्टा आय में होने वाला परिवर्तन, उपभोग में होने वाला परिवर्तन बटा आय में होने वाला परिवर्तन, यानी सर हमारा डेल्टा उपभोग में होने वाला परिवर्तन, कंजप्शन में होने वाला चेंजेस, और दोस्तों आय में होने वाला, याद रखिएगा, आय में होने वाला परिवर्तन, तो हमारा वाई। यहाँ पे आपको अगर आ गया दोस्तों कि सीमांत बचत प्रवृत्ति का फॉर्मूला बताइए, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की जगह लिखिएगा सीमांत बचत प्रवृत्ति, उपभोग में नहीं, यहाँ पे उपभोग नहीं लिखिएगा, बचत में होने वाले परिवर्तन, याद रखिए क्या मेरे भाई, चेंज ऑफ सेविंग, बचत में होने वाला परिवर्तन तथा आय में होने वाला परिवर्तन। यानी दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। लिख लीजिए कॉपी में, प्लीज रिक्वेस्ट है भाई। दादा ए हमारे दीदी तो नहीं लिख लिया रे भाई, तोनी के पेपर में एकदम छपतू तोनी के। और नंबरिकल को क्वेश्चन तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो यहीं से टपकता है भाई। हाँ दादा, 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ना, यहीं से टपकता है मेरे भाई, ठीक है, जल्दी लिख लीजिए भाई, ठीक है। एक लिखना है सर एमपीसी, यानी दोस्तों मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी, यानी उपसीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई, उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन। सीमांत बचत प्रवृत्ति की बात करें तो मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी कंजप्शन, यानी सर हमारा सीमांत बचत प्रवृत्ति डेल्टा एस, डेल्टा एस मतलब बचत में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन, ठीक है भाई, लिख लिए भाई। अरे साधारण साधारण भाषा में समझिए, मजा भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगी भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। मांग की कीमत लोच से क्या समझते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दादा रे संडे को याद किए हैं, बताए थे शाम के समय फार्मूला। मांग की कीमत लोच से क्या समझते हैं, इसकी कितनी श्रेणी होती है भाई। मेरे दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो पॉइंट है ना भाई, ये पॉइंट को आप लोग एक बार ना प्लीज, एक बार मेरे दोस्तों, एक बार आप लोग इसको ना भाई, आप लोग एक बार मेरे भाई लिख लीजिए कॉपी में, एक बार जल्दी लिखिएगा प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई। 1 मिनट नहीं बल्कि मैं 30 सेकंड का समय देता मेरे भाई, 30 सेकंड का समय दे रहा, प्लीज आप लोग लिख लीजिए भाई, क्योंकि दोस्तों इसका डेफिनेशन मैं देने वाला भाई, इसका डेफिनेशन देने वाला, प्लीज आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से ना क्वेश्चन एकदम भर भर के आता भाई। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, एक बार लिख लीजिए प्लीज, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अगर नहीं लिखेंगे दोस्तों पछतावा भाई, ठीक है, जल्दी मेरे भाई प्लीज मेरे भाई आप लोग लिख लीजिए भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों। क्या लिखना, मांग की लोच, सापेक्ष लोचदार किसे कहते हैं, सापेक्ष बेलोचदार, इकाई लोचदार, पूर्ण बेलोचदार और पूर्ण लोचदार मांग। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना दोस्तों इसका तारीफ किया जाए मेरे भाई, ठीक है। आइए सर सबसे पहले समझिए दोस्तों हम लोग ये पॉइंट को कि मांग की कीमत लोच क्या है। मेरे दोस्तों मैं आपको साधारण भाषा में समझा रहा हूँ, सुनिएगा। मांग की कीमत लोच, लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन। कीमत यानी दोस्तों प्राइस, याद कीजिए दोस्तों, मैं एक तरफ लिखता था आपका कीमत, याद कीजिए मेरे भाई, एक तरफ मैं लिखता था क्या मेरे भाई कीमत, और एक तरफ लिखता था मैं मात्रा, या दोस्तों हमारा डिमांड यानी मांग लिखता था, याद कीजिए, है ना भाई। और इससे हम लोग नाम देते थे P1 और इसे नाम देते थे P2, इसे हम लोग नाम देते थे Q1 और हम इसे नाम देते थे Q2, याद कीजिए मेरे भाई। तो यहाँ पे उन्हीं का दोस्तों जो फॉर्मूला हम लोग याद किए, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस फॉर्मूला को रट्टा लगाया है, उन्हीं का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, उन्हीं का दोस्तों डेफिनेशन दिया है जो हमें और आपको पढ़ना है। तो ध्यान से देखेंगे, मांग की कीमत लोच, ठीक है, मांग की कीमत लोच, डैश देके लिखिएगा, किसी वस्तु की कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, किसी वस्तु की कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन तथा उस वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के अनुपात को हम लोग मांग की कीमत लोच कहते हैं। प्लीज आप लोग अपने कॉपी में दोस्तों इसे लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों इसी का तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं पढ़ते थे भाई, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला नहीं पढ़े भाई हम लोग? बोलेंगे सर बिल्कुल सर हम लोगों ने पढ़ा है भाई। सॉरी भाई। तो यहाँ पे वही चीज आपका दिया हुआ है, याद रखिए, बस इतना याद रखना कि किसी वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन तथा उस वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन, मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन और कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के अनुपात को हम लोग कीमत बोलते हैं। और दोस्तों कीमत जब भी इसका डेफिनेशन लिखें, इसका फॉर्मूला आप दोनों भाषा में लिखेगा। आप दोस्तों हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे, आप हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे, ठीक है भाई। और बताएंगे सर इसकी कितनी श्रेणी होती है, तो मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके बारे में दोस्तों बेहतर तरीके से जानिए भाई, है ना। और इसके बारे में दोस्तों मैं आपको डिटेल्स में बात करूंगा फिलहाल दोस्तों जब इसका क्वेश्चन आएगा भाई, अभी तो फिलहाल इसका क्वेश्चन है नहीं तो दोस्तों मैं आपको दिखाता मेरे दोस्तों कि कैसे इसमें पूछा जाता है भाई, ठीक है। फिलहाल दोस्तों इससे हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं भाई, ठीक है। अगला देखिए, एकाधिकार बाजार, बार बार एक क्वेश्चन को 10 बार नहीं बताएंगे भाई, बार बार मैं एक क्वेश्चन को 10 बार नहीं बताऊंगा भाई, पूरा फास्ट बता रहा हूं, सुनिएगा। एक अधिकार मतलब एक पता चल रहा है, एक अधिकार मतलब दोस्तों क्या होगा, एक विक्रेता, और जब बहुत सारे अधिक क्रेता होते हैं, पूरा फास्ट बता रहा हूं, सुनिएगा। एक अधिकार बाजार हम लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, बस बताता हूं। एक अधिकार बाजार उस बाजार को कहा जाता है जहां पे एक विक्रेता हो और बहुत सारे क्रेता हो, मतलब एक बेचने वाला हो और बहुत सारे खरीदने वाले हो, तो उस अवस्था में बेचने वाले को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक अधिकार बाजार। एक विक्रेता और अधिक क्रेता एक अधिकार में किसी वस्तु का एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है, जबकि क्रेताओं की संख्या अधिक होती है जिससे वह कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। जैसे दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दिया था, एक अधिकार बाजार के अंतर्गत अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारा मॉल आता है, जो बड़ा बड़ा मॉल होता है ना भाई, आप वो क्या कहेंगे भाई? वो एक अधिकार किसी एक कंपनी का है दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारे लोग खरीदने के लिए जाते हैं। आप दोस्तों मॉल में जाकर कहिएगा ना कि सर मुझे भी इस मॉल में अपना सामान को बेचना है, क्या आप मुझे बेचने के लिए देंगे? तो वो आपको नहीं देंगे मेरे भाई। तो हमारे क्या है भाई? एक अधिकार बाजार। मैं ऑलरेडी दोस्तों इसके बारे में बता चुका हूँ, इस बात नहीं करते। और एक बात, चलिए एक बार खाली नजर दौड़ा के रखिए क्वेश्चन को, नजर दौड़ा के रखिए मेरे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन अधूरा है लेकिन नजर दौड़ा के रखिए। आपको टीबीसी, टीएम, तो टीएम, टीसी, एसी, एबीसी, ये सारा चीज आपको दोस्तों पढ़ना है। और मैं कोशिश करूंगा कि जो संडे आ रही है ना भाई, उस संडे में आप लोगों को बताने की। चलिए सर, आइए सर, इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए सर, ये क्वेश्चन एकदम 5 मार्क्स का आ रहा है, 5 नहीं तो 3 मार्क्स कन्फर्म है, एकदम कन्फर्म है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं पहले आप लोगों को बता चुका इसके बारे में, मैं आप लोगों को इसके बारे में पहले बता चुका हूं। अब मैं आपको चाहूंगा दोस्तों, आपसे जो भी क्लास होगी ना, अधिकतर आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैं आपको पहला वीडियो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा में जो बता चुका हूं ना, वही क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? तो मैं इसलिए डाला हूं मेरे दोस्तों, ताकि हर एक क्वेश्चन को मैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं उसका कुछ मैं रिविजन जल्दी जल्दी करवा दूं मेरे भाई। क्या मैंने आपको नहीं बताया था? व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब एक व्यक्ति, एक फॉर्म, एक उत्पादक। समष्टि मतलब समस्त भारतवासी, राष्ट्रीय है ना भाई, कुल रोजगार, टोटल एम्प्लॉयर, है ना भाई, टोटल इनकम बोलते हैं भाई, जहां पे टोटल शब्द लगा रहे हैं उसे हम लोग समष्टि बोलते हैं। समस्त से ही दोस्तों 100 सही में पता चलता है समस्त, वेस्ट से पता चलता है वेस्ट, मतलब सिर्फ एक होता है, ईस्ट वेस्ट होता है ना, वेस्ट एक ही होता है, तो एक, ठीक है। समझिएगा भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पहला डिफरेंस मेरे दोस्तों समझिए, पहला डिफरेंस दोस्तों आप लोग समझिएगा, इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे फार्मर और उपभोक्ता। दोस्तों एक्चुअली में आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है या दोस्तों फाउंडेशन कोर्स जो है ज्वाइन किया है, मैं पहले दोस्तों आप लोगों को ऑलरेडी मैं आंसर दे चुका हूं, एक बार जा करके आप लोग वहां से और बेहतर तरीके से देख लेंगे भाई, ठीक है। आइए, तो इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन होता है, जैसे फार्म, उपभोक्ता आदि। संपूर्ण में क्या होता है दोस्तों? इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बृहत मतलब बड़ा एवं एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, ठीक है। यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, यह अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। दूसरा डिफरेंट, यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है,
ये अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम याद कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे क्या भाई, ये अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। ये हमारा अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। तीसरा पॉइंट, इसकी केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है। इसकी प्रमुख समस्या उत्पादन और रोजगार है। इसमें उत्पादन और रोजगार दोनों आता है भाई। और इसमें क्या आता है मेरे भाई, कीमत निर्धारण। क्या आता है मेरे भाई, कीमत निर्धारण। इसमें क्या आता है मेरा रसगुल्ला, तो बताएंगे सर इसमें हमारा कीमत निर्धारण आता है भाई। क्या आता है मेरे भाई, इसमें हमारे क्या आता है मेरे भाई, कीमत निर्धारण। क्या आता है रसगुल्ला, फिर से बोलिए, कीमत निर्धारण। ठीक है, समझ रहे बात को, ठीक है। चलिए, इसकी केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण, इसकी प्रमुख समस्या उत्पादन एवं रोजगार है भाई। ये विश्लेषण अपेक्षाकृत सरल है मेरे दोस्तों। अगर मैं बोलूंगा कि आपके घर में कितने कमाते हैं, बोलेंगे सर 10,000, 12,000, 15,000, आप आसानी से बोल देंगे भाई। लेकिन अगर मैं आपको कहूंगा कि पूरे देश के सभी लोगों ने कितने कमाया, बोल पाओगे? कठिन है, कठिन। आप अपने गांव वालों का नहीं निकाल सकते हैं इतना डाटा, पूरा भारत का कैसे निकालेंगे भाई? पूरे भारत का आप कैसे निकालिएगा? ठीक है, तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो यह विश्लेषण अपेक्षाकृत सरल है, मतलब दोस्तों इसमें कैलकुलेशन करना आसान है, इसमें कैलकुलेशन करना जटिल है भाई। ठीक है, छठा पॉइंट, सॉरी पांचवा, इसके मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति है भाई। इसका मुख्य उपकरण क्या है भाई, डिमांड और सप्लाई। इसके मुख्य उपकरण क्या है मेरे भाई, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। यहाँ पे समग्र लग जाएगा मेरे दोस्तों, वो हमारा समग्र मांग और समग्र पूर्ति है भाई। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझ रहे बात को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कई सालों से दोस्तों कुछ क्वेश्चन, जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, व्यापारिक बैंक कंफर्म है क्या आएगा, केंद्रीय बैंक कंफर्म है क्या आएगा, बजट किसे कहते हैं, बजट के कितना प्रकार होते हैं, कंफर्म है क्या आएगा, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र बताइए, कंफर्म है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, कंफर्म है क्या आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है मेरे दोस्तों जो पूरा कंफर्म होती है। ये कंफर्म वाली बातें को दोस्तों आप लोगों को क्या करना भाई, पता करना होगा। और पता कहाँ से करेंगे, मैं तो बता ही रहा भाई, मैं तो आप लोगों को बता ही रहा हूँ। तो टेंशन थोड़ा सा में नहीं लेना है, क्योंकि हेमंत सरकार तो पेंशन दे ही रहा है भाई। हेमंत सरकार क्या कर रहा है भाई, पेंशन दे ही रहा है मेरे भाई। ठीक है, हरित सागर राष्ट्र, हरित है मेरे भाई, ठीक है, सागर राष्ट्र बैंक, हरित नहीं होगा भाई। एक होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एक होता है GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक सकल घरेलू उत्पाद है सर, एक हमारा हरित सकल राष्ट्रीय भाई, है ना भाई, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे भाई। एक बात बताना चाहूंगा भाई, सुनिएगा, आप लोग इस क्वेश्चन के जगह पे ना आप लोग इसको याद रखिएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखिएगा। ये GDP जो है ना मेरे भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और शायद मैं पहला या दूसरा वीडियो में ही आप लोगों को, यानी लेक्चर में आप लोगों को मेरे भाई मैं आपको सुंदर तरीके से बताया था। अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको याद भी होगा। हाँ भाई, बड़ी सुंदर तरीके से बताया था दोस्तों हमारा GDP के बारे में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब आते 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय बैंक तथा वाणिज्य बैंक में अंतर बताएं। और हाँ, ये स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, जो स्टार वाला है मतलब आप जैकबोर्ड जाकर देखिए, ये क्वेश्चन छप चुका है। उससे पहले मेरे दोस्तों आपके लिए ये भी क्वेश्चन एकदम दोस्तों जैकबोर्ड में छप चुका है। कौन सा क्वेश्चन सर, तो बताएंगे सर राष्ट्रीय आय लेखा से आप क्या समझते हैं। तो पहले दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर दोस्तों मैं आपको वो क्वेश्चन बताने की पूरी कोशिश करूंगा। रसगुल्ला, आपसे पूछा जा रहा है ना भाई, केंद्रीय बैंक जो सभी बैंकों को लोन देता है, अरे जिसे बैंकों का बैंक बोलते हैं, अरे जिसके बैंकों का पिता बोलते हैं, अरे वो बैंक केंद्रीय बैंक कहलाता है मेरे दोस्तों, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। अरे यही तो बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में होती है। और मेरे दोस्तों यही बैंक है जो सारे बैंकों को लोन देती है। और यही बैंक है दोस्तों जो कोई भी मंत्री विदेश से अगर दोस्तों लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आती है, फिर जाकर के दोस्तों वो अपने पास लेते हैं। आइए सर बात करते हैं। एग्जाम हॉल में दोस्तों अगर आप इधर वाला नहीं लिख पाएंगे, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अगर आप इधर वाला नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर फिदा हो जाएंगे भाई, इस चीज को ख्याल रखिएगा। तो अंतर की अगर हम बात करें, पहला अगर हम लोग बात करें मेरे भाई अंतर की, तो पहला अंतर आता है सर हमारा क्या, अर्थ आता है भाई। क्या मेरे भाई, तो पहला अंतर आते हैं रसगुल्ला, क्या अर्थ आता है। क्या मुस्कुरा कर बोलिए दादा, क्या आता है, अर्थ। यानी केंद्रीय बैंक का डेफिनेशन क्या है,
वाणिज्य बैंक, जब भी मैं वाणिज्य बैंक के बारे में बात करूं, याद रखिएगा, जब भी मैं वाणिज्य बैंकों की बात करूं तो आप सोचिएगा बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, याद रख, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मेरे भाई किस पर, अर्थ के बारे में अगर दोस्तों हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं रसगुल्ला, तो अर्थ क्या है मेरे भाई, तो केंद्र बैंक उस बैंक को कहते हैं जो देश की बैंकिंग प्रणाली का नियम करता है और निर्देश देता है। यानी केंद्र बैंक उस बैंक को कहते हैं जो सभी बैंकों को दोस्तों निर्देश देते हैं और साथ ही साथ नियम बताते हैं कि आपको इस नियम पर काम करना है। जैसे दोस्तों केंद्र बैंक हमारे बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देंगे कि आप अपने बैंक को इस तरह चलाएं, जैसे केंद्र बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे दोस्तों हमारा पंजाब नेशनल बैंक को निर्देश देंगे, नियम देंगे और बताएंगे कि आप इस आदेश पर काम करें, आप इस कानून पर काम करें, आप इस नियम के आधार पर काम करें, ठीक है। तो मेरे भाई याद रखिएगा, पहला डेफिनेशन क्या था सर, केंद्र बैंक वह बैंक है जो देश की बैंकिंग प्रणाली बैंक का भी दोस्तों कुछ ना कुछ नियम होती है, तो उस नियम का दोस्तों अनुसार आपको चलना है। वाणिज्य बैंक किसे कहते हैं सर, कि वाणिज्य बैंक उस बैंक को कहते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करते तथा ऋण देते हैं। वाणिज्य बैंक बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्य बैंक पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वही आपसे कह रहा है कि सर केंद्र बैंक उस बैंक को कहते हैं, सॉरी भाई, वाणिज्य बैंक उस बैंक को कहते हैं जो सिर्फ मेरे दोस्तों लाभ कमाने के उद्देश्य से जमा, याद रखिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करते हैं और लोगों को ऋण भी देते हैं, समझे मेरे दोस्तों, जमा स्वीकार करते हैं। जैसे आप बैंक को में जाकर के अपना पैसा जमा किए 1 लाख रुपए एग्जाम्पल, 1 साल के अंदर में दोस्तों आपको मिलेगा 1,04,000, ठीक है। तो आप तो कहेंगे सर बैंक वालों का लॉस हो गया सर, क्योंकि मैंने 1 लाख जमा किया, वो मुझे 4,000 एक्स्ट्रा दे दिए, तो लॉस हो गया बैंक वालों का। नहीं मेरे दोस्तों, आपके 1 लाख पैसा जो है, इस पैसे से मेरे दोस्तों आपने नहीं जाने मेरे भाई, लेकिन बैंक वालों ने ना जाने कितनी बड़ी फैक्ट्री में ये पैसा को लगाया है। उस फैक्ट्री में अगर दोस्तों 1 लाख भी अगर प्रॉफिट हुई ना तो आपको 4,000 मिलेगा, अगर 10,000 प्रॉफिट हुई ना तो आपको 4,000 मिलेगा। इस तरह से दोस्तों हमारा जो वाणिज्य बैंक होती है, ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों लाभ कमाने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करते हैं और लोगों को ऋण प्रोवाइड करते हैं। क्या दोस्तों, लोगों को ऋण प्रोवाइड करते हैं, यानी लोगों को ऋण देते हैं। समझ गए मेरे भाई, उम्मीद करते हैं रसगुल्ला कि आपको पहला पॉइंट शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा, जो अर्थ बताया भाई। उद्देश्य, केंद्र बैंक का उद्देश्य क्या है सर, आप एक बात बताइए सर, केंद्र बैंक का उद्देश्य क्या है। तो मेरे दोस्तों इसका उद्देश्य मुद्रा और शाख पर नियंत्रण करके देश में स्थिरता लाना, यानी दोस्तों ये पैसा जारी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपया के नोट को छोड़ करके सारे नोटों का दोस्तों जारी करता है, कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही साथ दोस्तों शाख निर्माण करता है, शाख मतलब ब्रांच खोलता है, जैसे ये पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये विभिन्न प्रकार के शाख का निर्माण करते हैं भाई। कौन, अगर आप चाहते हैं, अगर आपसे मैं बात कर, अगर आप चाहते हैं कि मुझे भी एक नया बैंक खोलना है जिसका नाम देंगे मैं आलतू फालतू बैंक, है ना भाई, अगर आप देना चाहते हैं उस बैंक का नाम आलतू फालतू बैंक, तो मेरे दोस्तों आपको सबसे पहले जाना होगा कहाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों को पूरा परमिशन जब दे देंगे तब मेरे दोस्तों आप हमारे देश के अंदर में आलतू फालतू बैंक की स्थापना कर सकते हैं भाई, है ना। वही कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य मुद्रा तथा शाख पर नियंत्रण करके देश में स्थिरता लाना होता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है भाई, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना बस। वाणिज्य बैंक मतलब व्यापारिक बैंक, वाणिज्य बैंक का मेरे दोस्तों एक तरह का हम बात करें व्यापारिक बैंक के नाम से भी दोस्तों इसे हम लोग जान सकते हैं। तो वाणिज्य बैंक जो है ना भाई, इससे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों लाभ कमाने के मकसद से किया जाता है। किसके मकसद से, लाभ कमाने के मकसद से किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के मकसद से किए जाते हैं भाई, ठीक है ना। संबंध की बात करें दोस्तों, इसका संबंध जनता के साथ सीधा संबंध नहीं होता भाई, बिल्कुल भाई। हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जा सकते हैं, नहीं मेरे भाई, मारेगा 2 झाटा, झाटा मतलब बंगाली में झाड़ू को झाटा बोलते हैं, है ना, तो मारेगा 2 थप्पड़, लौट कर घर आ जाओगे। ओह ओह बाप रे बाप, मैं सोचा था कि वो एसबीआई है इसीलिए मैं गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी व्यक्ति जा करके बात नहीं कर सकते हैं, न पैसा ले सकते हैं न पैसा दे सकते हैं। ये दोस्तों वहां पे
वो लोग जा सकते हैं जो एसबीआई का चेयरमैन है, जो बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन है, जो पंजाब नेशनल बैंक का चेयरमैन है। समझे मेरे भाई कि इसका संबंध जनता के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, इसका संबंध जनता के साथ सीधा संबंध होता है। इसका संबंध क्या होता है मेरे भाई? जनता के साथ सीधा संबंध होता है। संबंध की अगर बात करें, अगर दोस्तों अगला पॉइंट की अगर हम बात करें, ध्यान से देखेंगे, अगर दोस्तों हम लोग अगला पॉइंट की अगर हम लोग लौटते हैं तो अगला पॉइंट है सर विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा आरक्षण का संरक्षण है। यानी सर अगर विदेश से अगर कोई मुद्रा दोस्तों हमारे देश में लाना चाहते हैं तो मेरे भाई सबसे पहले आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों पैसा को भेजना होगा। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से पैसा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन विश्व का किसी भी देश के साथ अगर आप दोस्तों लोन लेना चाहते हैं तो आपका सबसे पहले पैसा कहाँ घुसेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वही कह रहा है सर कि विदेशी मुद्रा आरक्षण का संरक्षण है भाई। लेकिन दोस्तों हमारा वाणिज्य बैंक में क्या होता है कि केवल विदेशी मुद्रा का लेन देन करते हैं। इसमें क्या होता है मेरे भाई? केवल विदेशी मुद्रा का लेन देन करते हैं। यानी मेरे दोस्तों कोई गए पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से अगर 10,000 भेज दिया भाई मेरे अकाउंट में, तो हम डायरेक्टली दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया के पास जा सकते हैं। ये हमारा एक तरह का बोल सकते हैं सर, ये हमारा छोटा रकम होता है। और ये दोस्तों अरबों खरबों रुपया की बात होती है, लाख 2 लाख 5 लाख की बात होती है। इसमें दोस्तों अरबों खरबों ना जाने दोस्तों मिलियन ढिलियन जितना है सबकी बात होती है इसमें। इसमें केंद्रीय बैंक याद रखिएगा। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक के बारे में आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा, जैसे मेरे भाई मैं आपको समझाने की प्रयास किया। ओके, आइए सर बात करते दोस्तों सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है भाई? मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी कंजप्शन क्या है? पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इससे रिलेटेड तो आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ही आएगा, साथ ही साथ नंबरिकल क्वेश्चन भी आपके पेपर में भर भर के आएगा भाई। ठीक है, गौर कीजिएगा मेरे भाई। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो हमारा दोस्तों मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी कंजप्शन है, एक होता है सर हमारा मार्जिनल, याद एमपीएस मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी सेविंग, और एक होता है सर हमारा मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी कंजप्शन यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। याद रखिएगा दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। याद रखिएगा सर हमें सी क्या दर्शाती है और वाई क्या दर्शाता है, इसी के डेफिनेशन को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं भाई। सीधा सीधा संबंध याद रखिएगा। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में परिवर्तन, किसमें मेरे भाई? कंजप्शन में चेंजेस, उपभोग में परिवर्तन। याद रखिएगा क्या मेरे भाई? उपभोग में परिवर्तन यानी चेंज ऑफ कंजप्शन, परिवर्तन। याद रखिए मेरे भाई क्या? उपभोग में परिवर्तन तथा दोस्तों आय में परिवर्तन। याद रखिए भाई किसमें? आय में परिवर्तन। याद रखिएगा परिवर्तन, आय में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग दोस्तों सीमांत उपभोग परिवर्तन बोलते हैं भाई, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं भाई। याद रखिएगा आय में परिवर्तन और बट्टा दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? उपभोग में परिवर्तन बट्टा आय में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। एक बार फिर से रिमाइंडर करा रहा हूं, गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन, ये डेल्टा है भाई। ठीक है, ए लिख दिया भाई, डेल्टा होगा। ठीक है, आय के अनुपात में जो बताता है ना दोस्तों उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन जो बताता है ना, इसी को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं। यह बताता है कि आय में परिवर्तन के साथ साथ उपभोग में भी किस प्रकार परिवर्तन होता होगा, अर्थात एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। इसका माप आय में परिवर्तन से उपभोग व्यय में होने वाले परिवर्तन के बीच के अनुपात से ज्ञात किया जा सकता है। यह अल्पकालीन स्थिर लागत है भाई। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग पढ़ लिए। सर एक बार आप अपना देसी भाषा में बता दीजिए सर कि इसे हम एग्जाम में अगर आ गया तो सर हम कैसे लिखेंगे? देसी भाषा में समझाइए। तो देसी भाषा में बताइए मेरे भाई। सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी दोस्तों मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी कंजप्शन लिखें। डेफिनेशन देखिएगा, उपभोग में परिवर्तन, मेरा बात को सुनेगा, उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को दर्शाता है। क्या मैंने कहा? गौर से सुनेगा। उपभोग में परिवर्तन, चेंज ऑफ कंजप्शन, उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन, याद रखिएगा चेंज ऑफ इनकम, आय में परिवर्तन के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मेरे भाई, इसके बाद गौर से सुनेगा, इसके बाद यहां से आपको लिखना है मेरे भाई। क्या लिखना है? गौर से सुनेगा। एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, ये आपको लिखना है, कंपलसरी है भाई, आपको हर हाल में लिखना है। इसकी माप
आय में परिवर्तन से उपभोग में होने वाले परिवर्तन के बीच के अनुपात को ज्ञात किया जाता है। अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला लिखेंगे और साथ ही साथ ये डेफिनेशन जो मैंने फॉर्मूला लिखा ये भी आपको हिंदी में भी लिखना है। क्या लिखना है सर? सीधा तो बात है भाई, सीधा प्रश्न है। क्या सीधा प्रश्न है सर? मैंने अभी आपको बताया क्या कि सर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उसे कहा जाता है जिसमें आय में परिवर्तन तथा याद रखिएगा उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को दर्शाते हैं। यानी सर एमपीसी इक्वल टू डेल्टा, याद रखिएगा सी अपॉन डेल्टा वाई। बस हो गया वैसे डेफिनेशन। एग्जाम में कॉपी भरना नहीं है भाई, सटीक उत्तर लिखना है दोस्तों, सही विद्यार्थी की पहचान होती है। आप लोग सोचेंगे सिर्फ कॉपी भर देंगे तो चल जाएगा, कॉपी नहीं भरना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। आप दोस्तों इसे कैसे मापा जाता है, गौर से देखिए भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन तो हो गया सर, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। लिख रहा है सर ये कैसे मापा जाता है। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है भाई, कैसे मापा जाएगा भाई, कितना सिंपल है मेरे दोस्तों, कितना सिंपल है। कैसे मेरे भाई दोस्तों? देखिए हम लोग आय को क्या बोलते हैं दोस्तों, थोड़ा सुनिएगा भाई। आय को क्या बोलते हैं सर हम लोग? वाई को क्या बोलते हैं? आय। जब सर मतलब उपभोग की क्या बोलते हैं? सी। ओके, आय में परिवर्तन को डेल्टा वाई और उपभोग में परिवर्तन को डेल्टा सी बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एग्जाम में आपको इतना दिया हुआ रहेगा, मेरी बात को सुनिए। एग्जाम में सिर्फ मेरे दोस्तों इतना दिया हुआ रहेगा आपके पास, सिर्फ इतना दिया हुआ रहेगा, और आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि हमारा आय में परिवर्तन तथा उपभोग में परिवर्तन के बारे में बताएं। यानी दोस्तों आपका मान पूछा जाएगा। तो आप कैसे मान को निकालेंगे मेरे भाई, गौर से सुनिएगा। मान को कैसे निकालेंगे मेरे भाई? सबसे पहले देखिए जो मैं बता रहा हूं भाई, इससे आप लोग गौर से देखिएगा मेरे दोस्तों, एकदम मोहब्बत से देखिए, फिर मेरे दोस्तों आपको बड़ी मजे से दोस्तों समझ में आएगा, है ना। आपको दोस्तों बड़ी सुंदर तरीके से समझ में आएगा। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपको डेल्टा वाई निकालना है, ठीक है, आपको क्या निकालना है भाई? डेल्टा वाई और डेल्टा सी निकालना है, ठीक है भाई। तो आपको करना क्या है भाई, गौर से देखिएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से दिया हुआ है मेरे भाई, आपको हर हाल में ये आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। एग्जाम में दोस्तों ये दोनों चीज आपके पास अगर मौजूद होगी तो आप फाइनली मेरे भाई ये आराम से निकाल सकते हैं क्या कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी, सॉरी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यही तो हम लोग किए ना भाई, है ना। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी कितना दिया है सर हमारा, मान के चलिए 50, और डेल्टा वाई कितना दिया है सर हमारा 100। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 0.5, है ना। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.5, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.5, इनको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 0.5। समझ गए मेरे भाई, समझ गए मेरे भाई। उम्मीद करता हूं मेरा रसगुल्ला मेरे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोग कोई सोच रहे सर अगर दोस्तों ये भी निकालना है तो मेरे दोस्तों ये आपको निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है ना भाई, वो यहाँ पे एक्चुअली में दिया ही नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगर आपको डेल्टा वाई निकालना है, गौर से सुनिएगा, तो डेल्टा वाई निकालने के लिए दोस्तों थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, ठीक है। डेल्टा अगर आपको वाई निकालना है भाई, ठीक है ना, क्या निकालना भाई? डेल्टा वाई निकालना है ना। तो देखिए दोस्तों डेल्टा अगर आप वाई निकालना चाहते हैं, मतलब ये वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आपको y2 और माइनस y1 करना होगा। y2 कितना दिया है सर हमारा? 100 दिया है सर, कितना दिया है मेरे भाई? 100 दिया है। और y1 कितना दिया मेरे भाई? 0, तो कितना हो गया मेरे भाई? 100 होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या दिया भाई? डेफिनेशन दिया ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना होगा? डेल्टा वाई, ठीक है, डेल्टा वाई, तो क्या करना होगा सर? y3 माइनस y1, y3 कितना दिया सर हमारा? 100, y1 कितना दिया, सॉरी y2 कितना दिया हुआ है सर हमारा? 100, तो घटाएंगे तो कितना होगा सर? 100, तो यहाँ पे 100 दिया हुआ है। इसी तरह से बस क्या करना है? घटाते जाना भाई, क्या करना है? घटाते जाना। एक तरह का एक रूल होता है भाई कि हाँ मेरे दोस्तों पहले जो दिया हुआ है उसको लिख दो भाई, इसके बाद इससे इसके साथ घटाते जाओ भाई, क्या करना है भाई? घटाते जाओ, ठीक है। और टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है मेरे भाई, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। एग्जाम में यही पूछा जाएगा भाई कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। दूसरी बात, आप लोगों के मन में अगर क्वेश्चन आ रही है ना भाई कि सर इसे हम लोग कैसे फिलअप करें, तो आपका छोटा भाई जिम्मेदारी लेता है कि जब मैं नंबरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा ना भाई, तो दिल खोल के बताऊंगा हर एक वो नंबरिकल का क्वेश्चन जो आपके पेपर में D2 छपने की पूरी संभावना है, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, अब आते सर एकदम D2। ये दोस्तों छपने वाला प्रश्न नहीं है भाई, ये छपने वाला प्रश्न नहीं है, जो छप चुका है ना भाई इसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 5 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन आपके पेपर में दोस्तों छप चुका है, यकीन नहीं होता है, जाइए दोस्तों जैक बोर्ड का ऑफिस में जाकर के देखिए, ये क्वेश्चन छप चुका है। याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, याद रखिएगा दोस्तों 2 प्रकार का टैक्स होता है। बताने से पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको मेरे दोस्तों ये बताने से पहले दोस्तों क्या करता है भाई, मैं आपको सबसे पहले देसी भाषा में इन लोगों का डेफिनेशन देता हूं, तो मेरे भाई आपको समझ में आ जाएगी।
मेरे भाई प्रत्यक्ष कर जिससे हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, है ना भाई, और एक होता है सर हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है सर हमारा डायरेक्ट टैक्स होती है, और एक हमारा होता है सर क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति ही उसका भार उठाता है। सबसे सिंपल भाषा में अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, एकदम सिंपल भाषा में बताइएगा, प्रत्यक्ष कर वह कर है जिस व्यक्ति पर यह लगाया जाता है इसका भार वही उठाता है। पहला डेफिनेशन, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूं भाई, समझिए मेरे बात को, इकोनॉमिक्स है इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूं, दूसरा सब्जेक्ट होता तो आंधी की तरह उड़ाता, जैसे दोस्तों आप सभी को पता ही है, फिर से बता रहा हूं सुनिएगा। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उससे ही इसे भुगतान करना पड़ता है या उससे ही इसे जमा करना पड़ता है। अगर दोस्तों मुझ पर अगर प्रत्यक्ष कर लगा हुआ है तो दोस्तों इसे हमें ही जमा करना होगा, मेरा घर वाला अगर कोई जमा करने के लिए जाएंगे तो लेगा नहीं। डाउट? क्या कहा सर, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति ही उसका भार उठाता है, वह व्यक्ति ही उसे क्या उठाता है मेरे भाई, भार उठाता है, ठीक है। आइए सर पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों। ये हमारा दोस्तों अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिस व्यक्ति पर यह कर लगाया जाता है दोस्तों वो चुकाए या ना चुकाए। अगर आप बोलेंगे सर हम घर में नहीं है, हम दूसरे व्यक्ति के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो आप आराम से भेज सकते हैं, लेकिन इसमें आपके बिना टैक्स जमा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति को यह कर चुकाना होता है वह इस कर के बोझ को दूसरे व्यक्ति पर टाल सकता है। ए दादा कह लियो ना वो टैक्स दिए खेलो तो हम ना जाल पारबो, कहा कहते हमने हो ना हम कॉलेज जाई हो बुझली तो तू जमा कर देबी ना, हाँ हाँ ठीक हो कर देबो, तू जो तू कर दिया, हाँ लो 2000 टका ले ही पैसा और जो कर दिया जमा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसे हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, यानी जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति किसी और को दोस्तों टाल सकता है। दादा जाइए ना भाई जमा कर दीजिए ना भाई, आपका भी बारी आएगा तो मैं जमा कर दूंगा, समझे मेरे बात को। तो भाई उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर में जिस व्यक्ति को यह कर चुकाना होता है वह इस कर के बोझ को दूसरे व्यक्ति पर टाल सकता है। प्रत्यक्ष कर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, प्रत्यक्ष कर अनिवार्य भुगतान होता है। प्रत्यक्ष कर आपको हर हाल में देना होगा। अगर आप पर प्रत्यक्ष कर लगाया गया है तो मेरे दोस्तों आपको हर हाल में देना होगा। अभी क्या है एग्जांपल बता रहा हूं। अप्रत्यक्ष कर व्यक्ति संबंधित वस्तु नहीं खरीदने पर बच सकते भाई, बच जाते हैं। इसमें क्या होता है भाई कि हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, गौर से सुनिएगा मेरे भाई। जैसे दोस्तों मैं ये बोर्ड खरीदा भाई, ठीक है, ये मेरा भाई कितना लाख है, 2 लाख रुपया का प्राइस है भाई। ये बोर्ड का दाम कितना भाई, 2 लाख रुपया का बोर्ड का प्राइस है, ठीक है। मैंने 2 लाख रुपया का ये बोर्ड खरीदा भाई। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ कि अगर मेरे दोस्त इसमें हमारा मान के चलिए दोस्तों 10% हमने टैक्स भरा भाई, ठीक है, तो कितना हो गया भाई, यानी दोस्तों हमने 20,000 रुपया का टैक्स भरा। एग्जाम्पल मेरे बोर्ड का दाम था सर 1,80,000 और मुझे दोस्तों 20,000 का टैक्स भरा, तो मेरा कितना हो गया सर, हमारा 2 लाख रुपया हो गया, ठीक है, 2 लाख रुपया हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पे दोस्तों गौर से सुनिएगा, अगर हम ये सामान नहीं खरीदते, अगर दोस्तों ये बोर्ड अगर हम नहीं खरीदते तो मेरा टैक्स बचता या नहीं। आप मुस्कुरा कर कहेंगे सर आपका पैसा बिल्कुल बच जाता सर, आपका पैसा सर बिल्कुल बच जाता सर अगर आप इस बोर्ड को नहीं खरीदते। वही कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर अनिवार्य है, आपको हर हाल में भुगतान करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप कोई सर्विस कर रहे हैं, एग्जांपल सुनिएगा, आप दोस्तों रेलवे में जॉब कर रहे हैं, आप पर दोस्तों कुछ कर लगाया गया है, 1% 2% कुछ भी हो, आपको दोस्तों आपके सैलरी से ही ये पैसा कट जाएगी। समझ गए भाई, ये अनिवार्य भुगतान, इससे आपको हर हाल में देना है। जबकि दोस्तों हमारा जो अप्रत्यक्ष टैक्स है यह व्यक्ति संबंधित वस्तु नहीं खरीदने पर बच सकता है। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें सर, तो यह प्रगतिशील कर होते हैं, जैसे आय कर, निगम कर, संपत्ति कर। जैसे दोस्तों जो आपका संपत्ति है ना भाई, आपके बहुत बड़ा जमीन है भाई, बहुत बड़ा जमीन है, ठीक है, उस जमीन पर सरकार टैक्स लगाती है और यह टैक्स जिस व्यक्ति के नाम पे जमीन है उसे ही दोस्तों जा करके जमा करना होगा। तो वही यहाँ पे क्या रहा, एग्जाम्पल तो आपको देना जरूरी है मेरे भाई। यह प्रगतिशील कर होते हैं, जैसे दोस्तों आयकर और निगम कर, याद रखिएगा भाई, आयकर, निगम कर और मेरे दोस्तों हमारा संपत्ति कर। निगम कर का मतलब है दोस्तों कॉर्पोरेशन कर, कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, यानी जिसको नौकरी होती है भाई। यह प्रगतिशील कर नहीं है, जैसे उत्पाद शुल्क।
अगर हम उत्पाद किए तो होगा भाई, नहीं उत्पाद किए तो कहाँ से हम देंगे भाई। ठीक है, सीमा शुल्क, बॉर्डर पर जाएंगे तो हम टैक्स देंगे, बॉर्डर पर नहीं जाएंगे तो नहीं देंगे भाई। वस्तु एवं सेवा कर यानी सर हमारा गुड्स एंड सर्विस है ना भाई, हम चाहेंगे तो सामान को खरीदेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, सामान नहीं खरीदेंगे तो हम कहाँ से टैक्स देंगे, बाप घर से टैक्स देंगे। ये दोस्तों हमारा अनिवार्य भुगतान नहीं है, ये हमारा अनिवार्य भुगतान है, याद रखिएगा मेरे भाई। एकदम जैसे बताया भाई, मैं जो जब बताया ना भाई, ये एकदम साधारण भाषा में भाई। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर मेरे दोस्तों जो अभी मैंने डेफिनेशन दिया, ये बहुत ही दोस्तों आपका सिंपल भाई, याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में ये तो मैं पहले आप लोगों को बता चुका भाई, इसमें मेरे भाई मैं टाइम पास नहीं करूंगा, लेकिन मैं लास्ट में एक बार फिर से बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बार बार दोस्तों बताना भूल जाता हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे भाई देखिए। मेरे दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मेरे भाई, थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप लोग। ठीक है मेरे भाई, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बजट किसे कहते हैं, थोड़ा सुनिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये 5 मार्क्स का आता है हर साल। बजट किसे कहते हैं, बजट के कितने प्रकार होते हैं, व्याख्या करें, 5 मार्क्स, 1-2 मार्क्स नहीं मेरे भाई, 5 मार्क्स, समझ गए। तो बजट किसे कहते हैं, बजट के कितने प्रकार है, आइए सर सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बजट। मेरे दोस्तों बजट किसे कहते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपको लिखना है। बजट शब्द बुगेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, जो पूरे 1 साल का लेखा जोखा का विवरण होती है, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का लेखा जोखा का एक विवरण होता है, उसे हम लोग बजट कहते हैं, जो देश के अंदर में पेश किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्र में। ठीक है भाई, जैसे मैंने कहा बजट के बारे में आपको वैसा ही लिखना है, अगर आप ज्यादा दोस्तों होशियारगिरी करेंगे मार्क्स कटेगा। क्या कहा मैंने भाई, बजट शब्द की उत्पत्ति बुगेट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट पूरे 1 साल का लेखा जोखा का विवरण होता है, जो 1 अप्रैल को लागू होती है और 31 मार्च तक चलती है। देश के अंदर में अलग अलग क्षेत्र में जो निवेश किए जाते हैं, इसे हम लोग बजट कहते हैं। बजट 3 प्रकार के होते हैं, ए दादा बजट 3 प्रकार के होते हैं। पहला अधिक बजट, दूसरा संतुलित बजट, तीसरा घाटे का बजट। आइए सर मैं आपको सबसे पहले दोस्तों देसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में दोस्तों ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर मेरे भाई मैं आपके सामने क्वेश्चन पे आता हूं दोस्तों। अधिक बजट थोड़ा सुनिएगा मेरे भाई, एक होता है सर हमारा संतुलित बजट, क्या होता है मेरे भाई, संतुलित, थोड़ा सुनिएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। संतुलित बजट एक होता है अधिक बजट, एक संतुलित बजट, और एक होता है सर हमारा घाटे का बजट। सुनिएगा मेरे भाई, घाटे का बजट, क्या मेरा रसगुल्ला, घाटे का बजट, क्या बोलेंगे सर, घाटे का बजट। थोड़ा सुनिएगा मेरे भाई। मेरे दोस्तों हमारे सरकार ने, देखते जाइए भाई, हमारी सरकार ने दोस्तों 1 अप्रैल, हमारी सरकार ने दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारे देश के अंदर में लगाया मेरे दोस्तों कितना, 1 लाख रुपया। ठीक है भाई, चलिए मेरे भाई 1 लाख बहुत बड़ी डाटा हो जा रहा है, छोटा डाटा लेता भाई, चलिए 1000 लगाया, एग्जाम्पल ले रहा भाई। ठीक है, ऐसे लगाता करोड़ों अरबों रुपया। ठीक है सुनिएगा, 1000 लगाया और 1 साल के अंदर में ना हमारे देश के बजट मेरे दोस्तों कितना मिला, तो मेरे दोस्तों 1200 रुपया मिल गया। तो क्या हुआ सर, हमें 200 रुपया का प्रॉफिट हुआ। क्या होगा मेरे भाई, 200 रुपया का लाभ हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं अधिक के बजट। क्या बोलते हैं सर, इसे हम लोग अधिक के बजट, यानी सरकार के द्वारा लगाया गया रकम जब 1 साल के लेखा जोखा के बाद हमें लाभ होती है, तो ऐसे बजट को हम लोग अधिक के बजट कहते हैं। ठीक है, संतुलित बजट देखिए दोस्तों, सरकार ने लगाया 1000 और 1 अप्रैल को लगाया 1000 और दोस्तों 31 मार्च तक दोस्तों ये हमारा 1000 रहा। तो मेरे दोस्तों कितना हो गया सर, कितना प्रॉफिट हुआ, तो बोलेंगे 0। मतलब जितना रुपया मैंने इन्वेस्ट किया उतना ही रुपया दोस्तों अगर मुझे 1 साल के बाद मिला, तो इसे हम लोग बोलते हैं संतुलित बजट, यानी दोस्तों बैलेंस ऑफ बजट। ठीक है, घाटे का बजट क्या है सर, मान के चलिए दोस्तों मैंने, सरकार ने लगाया 1000 और दोस्तों हमारा 1 साल के बाद यानी 31 मार्च को हमारा हो गया दोस्तों कितना, 700 रुपया। तो 300 रुपया सर हमारा क्या हो गया सर, घाटा हो गया। क्या हो गया सर, हमारा घाटा हो गया। क्या हो गया, रसगुल्ला हमारा घाटा हो गया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्ला, घाटे का बजट। क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग घाटे का बजट बोलते हैं। यानी सरकार के द्वारा लगाया गया पैसा
जब दोस्तों एक साल के बाद उससे कम रुपया मिलता है तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या मेरे भाई, घाटे का बजट। ये मैं आपको जो समझाया हूं ये देसी भाषा में था। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में कि आपको दोस्तों डेफिनेशन कैसे देना है। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना है क्या मेरे भाई, आपका देखिए बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार के आर्थिक, मेरे दोस्तों इतना मत लिखिएगा, जैसे मैं कहा हूं वैसा ही लिखना है भाई, ठीक है। हाँ भाई, एक बजट यहाँ पे गायब कर दिया भाई ये लोग, फिर भी पढ़ लेता हूं एक बार क्या लिखा है, एक बार देख ही लेता हूं। बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही कहा। इसके अंतर्गत सरकार के समस्त आय एंड व्यय का अनुमानित विवरण होता है, बिल्कुल भाई। मैंने कितना रुपया का दोस्तों इन्वेस्ट किया, कितना रुपया खर्चा हुआ और कितना रुपया मुझे प्राप्त हुआ, इसी के लेखा जोखा को हम लोग भाई क्या बोलते हैं सर, बजट बोलते हैं। इसी का लेखा जोखा को क्या बोलते हैं भाई, बजट बोलते हैं। गौर से सुनिएगा, ठीक है। बजट एक वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष का मतलब होता है दोस्तों पूरा एक साल, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक बजट एक हमारा वित्तीय वर्ष में सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत सरकार के समस्त आय और व्यय का अनुमानित विवरण होता है। यह देश की आर्थिक स्थिति एवं सरकार की प्राथमिकताओं का सूचक होता है, ठीक है। अब आते हैं सर पहला पॉइंट, सुनिएगा भाई। बजट के बारे में अगर ये डेफिनेशन अगर नहीं लिख पाए तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जैसे डेफिनेशन दिया हूं आपको वैसे लिखना है। बजट शब्द की उत्पत्ति बुगेट से हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट पूरे साल भर का पूरा एक साल है, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक हमारा देश का लेखा जोखा होता है, जिसमें आय और व्यय के बारे में चर्चा किए जाते हैं, जो देश के अंदर में अलग अलग क्षेत्र में निवेश किए जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बजट। आइए सर, संतुलित बजट। संतुलित बजट वह बजट है जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर में। 1000 रुपया का मेरे दोस्तों मैंने कोई सब्जी खरीदा, सॉरी मैंने 1000 रुपया का दोस्तों कोई व्यापार में लगाया और मेरे भाई मुझे 1000 मिला, तो क्या हो भाई, संतुलित बजट। समझ गए भाई, संतुलित बजट। संतुलित बजट वह बजट है जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर होता है। आय तथा व्यय दोनों क्या होता है भाई, बराबर होती है। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें, हाँ भाई एग्जांपल दिया भाई, एग्जांपल, ओहो ये लोग आधा अधूरा लिखा है मेरे भाई। एग्जांपल दिया, देखिए सरकार की अनुमानित आय बराबर सरकार की अनुमानित व्यय। ये एग्जांपल देना जरूरी है भाई। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया हूँ, ये अलग बात है दोस्तों, मैं क्योंकि देसी भाषा में समझा रहा था। ये एग्जाम्पल देना दोस्तों बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको हर हाल में लिखना है भाई। देखिए दोस्तों ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए मेरे भाई, आधिक्य बजट। आधिक्य बजट वह बजट है जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से अधिक होता है। यानी सर मैंने लगाया सर 1000 रुपया और एक साल के बाद मुझे मिल गया 1200 रुपया, तो क्या हो भाई, 200 रुपया का मेरा प्रॉफिट हो गया। समझ गए, वही कह रहे हैं कि आधिक्य बजट वह बजट है जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय तथा सरकार का अनुमानित व्यय से क्या होता है भाई, अधिक होता है। अब दोस्तों आपको इस तरह से लिखना है, क्या लिखना है भाई, इसका दोस्तों आपको सबसे पहले इस तरह से एग्जाम्पल लिखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ था ना भाई, तब मेरे दोस्तों मिक्स कर दिया है भेड़िया धसान जैसा। आपको ऐसा मिक्स नहीं करना भाई। दूसरा पॉइंट है, देखो दोस्तों आपको लिखना है सरकार एग्जाम्पल बता रहा हूं भाई किसका, आधिक्य बजट का, ठीक है। सरकार की अनुमानित आय है ना भाई, सरकार की अनुमानित व्यय, याद रखिएगा सरकार की अनुमानित आय और सरकार की अनुमानित व्यय। तो दोस्तों जब व्यय से हमारा ज्यादा होता है दोस्तों आय, तो उसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, तो बताएंगे सर इसे हम लोग बोलते हैं आधिक्य बजट, ठीक है। वैसे ही दोस्तों आपको लिखना है क्या, 3 नंबर में लिखा हुआ नहीं है भाई, ठीक है। शायद आपका नोट्स में होगा लेकिन यहाँ पे नहीं है भाई, ठीक है। घाटे का बजट, क्या लिखना है मेरे भाई, घाटे का बजट में सुनिएगा, जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। घाटे का बजट लिखिएगा, घाटे का बजट वह बजट है जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय सरकार का अनुमानित व्यय से कम होता है। कुछ नहीं करना, यहाँ अधिक लगा है, यहाँ पे खाली कम कर देना भाई। आपका आंसर दोस्तों निकलकर सामने आ जाएगा। आपका आंसर मेरे भाई फाइनली निकलकर सामने आ जाएगा। और ये क्वेश्चन
आपने दोस्तों दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिएगा, नहीं बोलते भाई? अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे, चारों तरफ फैली। बताइए मेरे भाई। दर्द आई। बताइए मेरे भाई। गुस्साई पा। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से मेरे भाई जिस टॉपिक के बारे में मेरे भाई मैं आप लोगों के सामने डिस्कस किया, ये दोस्तों आप लोगों को बड़ी सुंदर तरीके से समझ में आ गया। फटाफट मेरे दोस्तों इसी तरह से अगर प्रश्न देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं मेरे दोस्तों, फटाफट क्या आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आ गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन के लिए जल्दी से आप लोग कमेंट करें।